तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है कॉन्फ्लुएंट। दोस्तों कॉन्फ्लुएंट का मतलब होता है संगम युक्त या फिर मिलनशील। यानी कि कॉन्फ्लुएंट का मतलब होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलकर एक हो जाती है तो उस प्रोसेस को हम कॉन्फ्लुएंट होना कहते हैं। ये जो वर्ड है वो ज़्यादातर नदियों के लिए यानी कि रिवर्स के लिए, आइडियाज़ के लिए या फिर इवेंट्स के लिए यूज़ होता है कि जब अलग अलग सोर्सेस एक जगह पर आकर कंबाइन हो जाते हैं तो उसे हम कॉन्फ्लुएंट होना कह सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में कॉन्फ्लुएंट का मतलब होता है मिलकर एक जगह पर कंबाइन होना। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं टू रिवर्स आर कॉन्फ्लुएंट हियर, मतलब कि यहाँ पर दो नदियाँ आकर यानी कि एक साथ मिल रही है, यानी कि एक हो रही है। या फिर हम कह सकते हैं डिफरेंट आइडियाज़ बिकम कॉन्फ्लुएंट इन द प्रोजेक्ट, मतलब कि अलग अलग आइडियाज़ प्रोजेक्ट में कंबाइन हो गए, यानी कि सबके आइडियाज़ जो है वो एक जगह पर आकर क्या हुए तो यूनाइट हुए। या फिर हम कह सकते हैं कल्चर्स बिकम कॉन्फ्लुएंट इन बिग सिटीज़, यानी कि बड़े बड़े शहरों में अलग एक साथ मिक्स हो जाते हैं, यानी कि अलग अलग जातियों के और धर्म के लोग जो है वो एक साथ रहते हैं, यानी कि क्या हो जाते हैं तो मिक्स हो जाते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में कॉन्फ्लुएंट का मतलब होता है कि जब अलग अलग चीज़ें मिलकर एक हो जाए तो उसे हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंट। दोस्तों साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में हमारे पास है मर्जिंग, कन्वर्जिंग या फिर यूनाइटेड। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है एक साथ आना, मिलना या फिर संगम होना किसी चीज़ का, कोई चीज़ मिल जाना, यूनाइट होना। तो उसे हम क्या कह सकते हैं कि मर्ज होना कह सकते हैं, यानी कि घुलना मिलना। कन्वर्ज होना कह सकते हैं यानी कि मतलब कि एक साथ आना उसे कह सकते हैं। यूनाइट यानी कि जुड़ना कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है तो सिनोनिम्स है, जिसमें हमने मर्जिंग, कन्वर्जिंग या फिर यूनाइटेड देखा। अब वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है सेपरेट, डाइवर्जेंट या फिर डिवाइडेड। दोस्तों सेपरेट का मतलब होता है अलग थलग होना। डाइवर्जेंट का मतलब होता है जब दो चीज़ें विभाजित हो जाती है, अलग अलग डायरेक्शन में जाती है तो उसे हम डाइवर्जेंट कहते हैं। या फिर डिवाइडेड का मतलब होता है अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना, तो उसे हम कह सकते हैं डिवाइडेड। ओके, तो ये सारे हमारे क्या है तो एंटोनिम्स है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द कॉन्फ्लुएंट रिवर्स क्रिएटेड अ लार्ज एंड पावरफुल स्ट्रीम। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो रिवर्स, कॉन्फ्लुएंट रिवर्स यानी कि जो बहुत सारी मिली हुई रिवर्स थी, यानी कि दो या दो से ज़्यादा जो रिवर्स एक जगह पर मिल गई थी, उन्होंने जो है वो मतलब कि एक बड़ी यानी कि बड़ी और पावरफुल नहर बनाई, यानी कि स्ट्रीम बनाई, यानी कि एक फ्लो बनाया। तो इस तरीके से आपको समझना है कि कॉन्फ्लुएंट यानी क्या होता है और किस तरीके से हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फ्यूमिगेट। दोस्तों फ्यूमिगेट का मतलब होता है धूमन करना या फिर कीटाणुनाशक धुआं देना। यानी कि फ्यूमिगेट का मतलब होता है स्मोक या फिर स्ट्रॉन्ग गैस का यूज़ करके किसी जगह को इंसेक्ट, जर्म या फिर पेस्ट से क्लीन करना। ओके, ये जो प्रोसेस है वो घरों में होता है, रूम्स में होता है, वेयर हाउसेज में या फिर जो मतलब कि फसल होती है, क्रॉप्स होती है, उसमें किया जाता है ताकि जो हार्मफुल कीड़े या फिर बैक्टीरिया है उनको ख़त्म किया जा सके। यानी कि सिंपल वर्ड्स में फ्यूमिगेट का मतलब होता है कि धुआं या फिर गैस से जगह को पेस्ट या फिर जर्म से फ्री करना, यानी कि जर्म्स को या फिर पेस्ट को, कीटाणु को मतलब कि वहां से खत्म करना। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं द हाउस वॉज फ्यूमिगेटेड फॉर टर्माइट्स, मतलब कि घर में गैस यूज करके टर्माइट्स को खत्म किया गया। टर्माइट्स क्या होता है तो दीमक को हम टर्माइट्स कहते हैं, यानी कि जो घर में दीमक थी उसे जो है वो मतलब कि कोई गैस यूज करके जो है वो उसे निकाला गया। या फिर हम कह सकते हैं फार्मर्स फ्यूमिगेट स्टोर्ड ग्रेन्स, मतलब कि फार्मर्स जो है वो अनाज को इंसेक्ट से बचाने के लिए गैस का ट्रीटमेंट यूज करते हैं।
या फिर हम कह सकते हैं द रूम वॉज फ्यूमिगेटेड आफ्टर पेस्ट वर फाउंड, मतलब कि पेस्ट मिलने के बाद जो है वो रूम को गैस से क्लीन किया गया, यानी कि गैस की ट्रीटमेंट रूम में दी गई। तो इस तरीके से आपको समझना है कि फ्यूमिगेट यानी क्या होता है। तो फ्यूमिगेट का मतलब होता है गैस या फिर स्मोक का यूज़ करके किसी बैक्टीरिया, पेस्ट या फिर जर्म को ख़त्म कर देना, तो उसे हम कहते हैं फ्यूमिगेट करना। बेसिकली इसमें जो है वो मतलब कि धुआं यूज़ करके या फिर गैस यूज़ करके जो है वो किसी चीज़ को ख़त्म करने का सेंस होता है। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है डिसइंफेक्ट, प्यूरिफाई या फिर स्टरलाइज। दोस्तों डिसइंफेक्ट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को मतलब कि इन्फेक्ट होने से बचाना, यानी कि वहाँ पर कीटाणु लगने से, बैक्टीरिया लगने से बचाना, तो उसे हम कह सकते हैं डिसइंफेक्ट होना। प्यूरिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को साफ करना, शुद्ध करना, तो वो हो गया प्यूरिफाई। और स्टरलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब कि जीवाणुनाशकों से बचाना, यानी कि जो मतलब कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं या फिर जो जर्म्स जिसे हम कह सकते हैं, उनसे बचाने की कोशिश करना, उनसे रहित रहना, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो स्टरलाइज करना हम उसे कहेंगे। वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है कंटामिनेट, पल्यूट या फिर इन्फेक्ट। दोस्तों इन तीनों का क्या मतलब होता है। कंटामिनेट या फिर पोल्यूट का तो मतलब होता है दूषित करना, कोई चीज़ खराब करना, कोई चीज़ गंदी करना, किसी चीज़ में गंदगी फैलाना बेसिकली, यानी कि दूषित करना जिसे हम कह सकते हैं, तो उसका मतलब होता है कंटामिनेट या फिर पल्यूट। और इन्फेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब कि ग्रसित करना एक तरीके से, तो वो होता है इन्फेक्ट करना। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटीनिम्स है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द वर्कर्स फ्यूमिगेट द वेयर हाउस टू रिमूव इंसेक्ट्स एंड जर्म्स। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो काम मतलब कि कर्मचारी थे, जो कामगार लोग थे, कर्मचारी, तो उन्होंने क्या किया कि वेयर हाउस यानी कि जो गोदाम है उसको जो है वो पूरी तरीके से फ्यूमिगेट कर दिया, यानी कि गैस या फिर स्मोक से जो है वो पूरी तरीके से क्लीन किया उन्होंने, ताकि जो जर्म्स और इंसेक्ट है वो वहाँ से निकल जाए, यानी कि रिमूव हो सके। तो इस तरीके से आपको समझना है कि फ्यूमिगेट यानी क्या होता है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रेगनेंट। दोस्तों रेगनेंट का मतलब होता है प्रबल या फिर प्रभावशाली, यानी कि रेगनेंट का मतलब होता है ऐसी चीज जो इस टाइम पर डोमिनेट कर रही हो, या फिर सबसे ज्यादा पावरफुल हो, या फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ये जो वर्ड है वो तब यूज होता है कि जब कोई आइडिया, कोई फीलिंग, कोई ट्रेंड हो सकता है, या फिर कोई पावर किसी पीरियड में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, सबसे ज्यादा चलन में है, सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रही है, उसका ही इन्फ्लुएंस, उसका ही प्रभाव आपको हर जगह देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि रेगनेंट का मतलब होता है ऐसी चीज जो डोमिनेट कर रही है, सब पर राज कर रही है बेसिकली। और उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं फियर वॉज रेगनेंट इन द क्राउड, मतलब कि क्राउड में यानी कि भीड़ में जो है वो डर सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहा था। यानी कि डर कैसा था, तो सबसे ज्यादा प्रभावशाली था, यानी कि सब लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। या फिर हम कह सकते हैं न्यू टेक्नोलॉजी इज रेगनेंट इन टूडेज वर्ल्ड, मतलब कि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा पावरफुल इन्फ्लुएंस है, यानी कि टेक्नोलॉजी का बोलबाला है, या फिर टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है, या फिर टेक्नोलॉजी सब पर डोमिनेट कर रही है। इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। या फिर हम कहेंगे होप रिमेन्ड रेगनेंट डिस्पाइट प्रॉब्लम्स, मतलब कि प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी एक जो आशा होती है, एक जो होप होती है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग फीलिंग बनी रही। यानी कि होप कैसी है, तो रेगनेंट है, यानी कि कैसी है, तो सब पर डोमिनेट कर रही है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि रेगनेंट का ओवरऑल मीनिंग होता है जो किसी टाइम पर सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग हो या फिर पावरफुल हो, तो उसे हम कहेंगे रेगनेंट। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है डोमिनेंट, प्रिवेलिंग या फिर रूलिंग। दोस्तों डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी, प्रबल, प्रभावशाली या फिर हावी होना एक तरीके से, या फिर जो चीज़ प्रधान है, प्रमुख है, तो उसे हम जो है वो डोमिनेंट कह सकते हैं। प्रिवेलिंग का मतलब है जो प्रचलित है, यानी कि जो चलन में है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा चल रहा है, उस सेंस में हम प्रिवेलिंग का यूज़ करते हैं। रूलिंग का मतलब यहाँ पर आपको समझ आ चुका होगा। रूलिंग का मतलब है जो सब पर राज कर रहा है, जिसका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा है, जिसका प्रभाव सबसे ज़्यादा है, तो वो होता है रूलिंग। यानी कि ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है रेगनेंट के। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम में हमारे पास है सबॉर्डिनेट, वीक या फिर इन्फेरियर। दोस्तों सबॉर्डिनेट का मतलब होता है अधीन होना, बेसिकली जिसका कम महत्व होता है, यानी कि जिसका कम महत्व होता है, जिसका कम इंपॉर्टेंस होता है, किसी चीज़ को कम इंपॉर्टेंस देना, तो उस सेंस में हम जो है वो सबॉर्डिनेट का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि एक तरीके से ये अप्रधान होता है या फिर आश्रित होता है, दूसरों पर डिपेंड होने वाला जो सेंस है इस वर्ड से निकल कर आता है। या फिर जो चीज़ दुय्यम स्थान पर है, गौण है, मतलब कि कोई चीज़ मतलब कि प्रथम नहीं है,
जिसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो उसे हम सबॉर्डिनेट कहते हैं। वीक का मतलब आपको पता होगा, वीक का मतलब होता है कमज़ोर, और इन्फीरियर का मतलब होता है मतलब कि जो निचले दर्जे का है, निचले स्तर का है, तो वो होता है एक तरीके से इन्फीरियर, यानी कि खुद को नीचा समझना, तो वो क्या होता है, तो इन्फीरियर होता है। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है फियर वॉज द रेगनेंट इमोशन ड्यूरिंग द स्टॉर्म, मतलब कि आंधी के दौरान जो है वो डर सबसे ज़्यादा जो है वो मतलब कि लोगों में इन्फ्लुएंस कर रहा था, यानी कि सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग इमोशन कौन सा था, तो डर था, यानी कि सारे लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा डर रहे थे। तो इस तरीके से आपको समझना है कि रेगनेंट यानी क्या होता है और किस तरह हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है वॉरमोंगर। दोस्तों वॉरमोंगर का मतलब होता है युद्ध भड़काने वाला या फिर युद्ध समर्थक, यानी कि युद्ध का साथ देने वाला। यानी कि वॉरमोंगर का मतलब होता है ऐसा इंसान जो वॉर या फिर कन्फ्लिक्ट को सपोर्ट करता है या फिर उसे प्रमोट करता है। ये जो वर्ड है वो यूजुअली नेगेटिव सेंस में यूज होता है कि जब कोई लीडर या फिर कोई पर्सन शांति की जगह पर फाइट और वॉर को पुश करे तो उसे हम क्या कहेंगे, वॉरमोंगर कहेंगे। ऐसे पर्सन को हम वॉरमोंगर कहेंगे। यानी कि सिंपल वर्ड्स में वॉरमोंगर का मतलब होता है वॉर को बढ़ावा देने वाला, यानी कि किसी व्यक्ति के लिए ये वर्ड हम यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं पीपल कॉल द लीडर अ वॉरमोंगर, मतलब कि लोगों को लगा कि वो जो लीडर है वो वॉर को प्रमोट कर रहा है, यानी कि लोग उसे क्या बुलाते थे, तो वॉरमोंगर कहते थे। या फिर हम कह सकते हैं द स्पीच साउंडेड लाइक अ वॉरमोंगर्स मैसेज, मतलब कि स्पीच में जो है वो पीस की जगह, शांति की जगह कन्फ्लिक्ट को सपोर्ट किया जा रहा था। यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने स्पीच के माध्यम से युद्ध को भड़कावा दे रहे हैं, यानी कि युद्ध को प्रमोट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये भी एग्जाम्पल ध्यान रखना है। या फिर हम कह सकते हैं हिस्ट्री ऑफन क्रिटिसाइजेस वॉरमोंगर्स, मतलब कि हिस्ट्री में जो है वो वॉर प्रमोट करने वाले लोगों को अक्सर नेगेटिव तरीके से देखा जाता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल मीनिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि वॉरमोंगर का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो युद्ध या फिर कन्फ्लिक्ट को, यानी कि झगड़ों को, विवादों को इनकरेज करता है, सपोर्ट करता है, उन्हें आगे बढ़ाता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम वॉरमोंगर कहते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है मिलिटरिस्ट, अग्रेसर या फिर हॉक। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है ये सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड है मिलिटरिस्ट, दोस्तों इसका तो मतलब होता है सैन्यवादी, सैनिकवादी। तो एक तरीके से यहाँ पर जो है वो लड़ने वाला सेंस आ रहा है, तो उस सेंस में यहाँ पर इस वर्ड का यूज हुआ है। अग्रेसर या फिर हॉक का मतलब होता है जो आक्रामक है, लड़ाकू है, यानी कि जो लड़ने के लिए तत्पर रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं अग्रेसर या फिर हॉक। वही एंटोनी में हमारे पास है पीस मेकर, पैसिफिस्ट या फिर मेडिएटर। दोस्तों पीस मेकर या फिर पैसिफिस्ट दोनों का मतलब होता है शांति बरकरार रखने वाला, शांति बनाए रखने वाला, या फिर शांति को इंपॉर्टेंस देने वाला, शांति को बढ़ावा देने वाला। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं, तो पीस मेकर या फिर पैसिफिस्ट कह सकते हैं। और मेडिएटर का मतलब होता है कि झगड़ा सुलझाने वाला, जैसे कि मान लीजिए कि दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है और तीसरा कोई आकर जो है वो मतलब कि उनके बीच में आकर उस झगड़े को सॉल्व करता है, खत्म करता है, तो वो मेडिएटर बन जाता है। यानी कि दो लोगों के बीच में तीसरे व्यक्ति का आना और झगड़े को मतलब कि कन्फ्लिक्ट को सुलझाना, तो उसे हम कहेंगे मेडिएटर, यानी कि तीसरे व्यक्ति को हम मेडिएटर कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द लीडर वॉज क्रिटिसाइज्ड एज अ वॉरमोंगर फॉर कॉन्स्टेंटली पुशिंग द कंट्री टुवर्ड कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि लीडर को जो है वो एक वॉरमोंगर की नज़रों से देखकर उसे जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, उसकी आलोचना की गई थी। यानी कि सारे लोगों को लग रहा था कि वही जो है वो मतलब कि युद्ध भड़काने वाला एक व्यक्ति है, क्योंकि वो बार बार यानी कि कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा था, तो कंट्री को जो है वो मतलब कि युद्ध की तरफ पुश कर रहा था, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, झगड़े की तरफ उसको जो है वो मतलब कि कंट्री को जो है वो बढ़ावा दे रहा था कि आप युद्ध करो, यानी कि ऐसे ऐसे मैसेजेस स्प्रेड कर रहा था, या फिर उसके एक्शंस लाइक ऐसे कुछ हो सकते हैं। तो उस तरीके से आपको समझना है कि वॉरमोंगर यानी क्या है और किस तरीके से हम इसका यूज कर पाएंगे। दोस्तों इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रेक्यूजेंट। दोस्तों रेक्यूजेंट का मतलब होता है आज्ञा न मानने वाला या फिर अस्वीकार करने वाला। यानी कि रेक्यूजेंट का मतलब होता है ऐसा इंसान जो किसी रूल, ऑर्डर या फिर अथॉरिटी को मानने से मना कर दे, यानी कि रिफ्यूज कर दे। मतलब जब किसी को बोला जाए कि ये रूल फॉलो करो, लेकिन वो जानबूझकर मना कर दे या फिर उसके खिलाफ हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को हम रेक्यूजेंट कहते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में रेक्यूजेंट का मतलब होता है जो किसी रूल या फिर किसी अथॉरिटी को मानने से मना करे।
उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं ही रिमेन्ड अ रेक्यूजेंट स्टूडेंट, मतलब कि वो स्टूडेंट स्कूल के रूल्स फॉलो करने से मना करता रहा, यानी कि वो कभी भी रूल्स फॉलो नहीं करता था। या फिर हम कह सकते हैं द रेक्यूजेंट एम्प्लॉय रिफ्यूज द कंपनी पॉलिसी, मतलब कि एम्प्लॉय ने जो है, मतलब कि एक कर्मचारी ने क्या किया कि कंपनी का रूल मानने से मना कर दिया। या फिर हम कह सकते हैं शी वॉज सीन एज द रेक्यूजेंट वॉइस इन द ग्रुप, मतलब कि वो ग्रुप में अकेली थी जो सबकी बातें मानने से मना कर रही थी। तो इस तरीके से आपको ओवरऑल मीनिंग के लिए ध्यान रखना है कि रेक्यूजेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अथॉरिटी या फिर रूल को फॉलो करने से रिफ्यूज कर दे, उसके खिलाफ हो जाए या फिर मना कर दे, तो उसे हम कहेंगे रेक्यूजेंट। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है डिसेंटर, नॉन कन्फर्मिस्ट या फिर डिफायर। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है विरोधी, किसी की बातें ना मानने वाला, एक तरीके से प्रोटेस्ट करने वाला, विरोध करने वाला, खिलाफ जाने वाला, ना सुनने वाला या फिर अस्वीकार करने वाला, आज्ञा न मानने वाला। तो इन सारे सेंस में हम डिसेंटर, नॉन कन्फर्मिस्ट या फिर डिफायर का यूज कर सकते हैं। वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है कन्फर्मिस्ट, सपोर्टर या फिर फॉलोअर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सपोर्ट करता है, बातें मानता है, फॉलो करता है और या फिर आज्ञा मानता है, स्वीकार कर लेता है किसी चीज़ को, तो उसे हम कन्फर्मिस्ट, सपोर्टर या फिर फॉलोअर कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द रेक्यूजेंट रिफ्यूज टू फॉलो द न्यू रूल सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, जो नया रूल ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किया था वो एक ऐसे व्यक्ति ने, यानी कि एक रेक्यूजेंट ने, यानी कि एक विरोधी नेचर वाले व्यक्ति ने जो है वो मानने से मना कर दिया, फॉलो करने से मना कर दिया। तो इस तरीके से आपको समझना है कि रेक्यूजेंट यानी क्या होता है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एथनो नेशनलिस्ट। दोस्तों एथनो नेशनलिस्ट का मतलब होता है जातीय राष्ट्रवादी, यानी कि एथनो नेशनलिस्ट का मतलब होता है ऐसा पर्सन या फिर ऐसा आइडिया जो मानता है कि एक जो देश होता है वो सिर्फ एक ही कल्चर या फिर एक ही लैंग्वेज वाले लोगों का होना चाहिए। मतलब कि ऐसा देश होना चाहिए जहाँ पर सिर्फ एक ही कल्चर के लोग रहते हो, एक ही एथनिसिटी के लोग रहते हो या फिर एक ही लैंग्वेज को फॉलो करने वाले लोग रहते हो। ऐसा जिसका मानना होता है उसे हम एथनो नेशनलिस्ट कहते हैं। इस थिंकिंग में मेन फोकस होता है कि सेम एथनिक बैकग्राउंड वाले लोग एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएं और उनकी आइडेंटिटी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए, तो उसे हम एथनो नेशनलिस्ट कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में एथनो नेशनलिस्ट का मतलब होता है जो नेशन एक ही एथनिसिटी या फिर कल्चर से जोड़कर देखे, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, एथनो नेशनलिस्ट हम उसे कहेंगे। दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं ही सपोर्ट्स एथनो नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स, मतलब कि वो ऐसी पॉलिटिक्स को सपोर्ट करता है जो एक स्पेसिफिक एथनिक ग्रुप को नेशन का मेन बेस मानती है। या फिर हम कह सकते हैं द स्पीच हैड एथनो नेशनलिस्ट आइडियाज, मतलब कि स्पीच में एक पर्टिकुलर एथनिक आइडेंटिटी को नेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया था। यानी कि सिंपल वर्ड्स में ओवरऑल मीनिंग के लिए आप बस इतना ध्यान रखो कि एथनो नेशनलिस्ट का मतलब होता है ऐसा व्यू पॉइंट, ऐसा नजरिया जो नेशन को एक स्पेसिफिक एथनिसिटी या फिर कल्चर के अराउंड डिफाइन करता है। यानी कि ये जो लोग होते हैं एथनो नेशनलिस्ट, उनका मानना होता है कि एक जो देश है उसमें सिर्फ एक ही कल्चर के, एक ही लैंग्वेज के लोग होने चाहिए, बाकी और कोई भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम एथनो नेशनलिस्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है नेशनलिस्ट, एथनिक एक्टिविस्ट, कल्चरल सेपरेटिस्ट। दोस्तों नेशनलिस्ट का मतलब होता है राष्ट्रवादी, यानी कि जो मतलब कि नेशन में कुछ मतलब कि एक स्पेसिफिक चीज़ चाहता है तो उसे हम नेशनलिस्ट कह सकते हैं। एथनिक एक्टिविस्ट का मतलब होता है जो मतलब कि किसी कल्चर को लेकर, किसी मतलब कि ऐसे एथनिक चीज़ों को लेकर जो है वो मुद्दा उठाता है, यानी कि उस चीज़ को लेकर लड़ने वाले व्यक्ति को हम एथनिक एक्टिविस्ट कह सकते हैं। यानी कि जो चीज़ मतलब कि उसे पसंद ना आए और उस चीज़ को लेकर वो मुद्दा उठाए तो हम एथनिक एक्टिविस्ट उसे हम कह सकते हैं। या फिर कल्चरल सेपरेटिस्ट का मतलब होता है जो कल्चर्स को अलग करने का काम करता है बेसिकली। जिस तरीके से हमने एथनो नेशनलिस्ट में पढ़ा था कि एक देश में सिर्फ एक कल्चर के या फिर एक ही लैंग्वेज के लोग होने चाहिए, तो वहाँ से क्या हो चुका है, तो बाकी सारे जो कल्चर के लोग हैं, बाकी सारे एथनिसिटी के जो लोग हैं वो डिफरेंट हो चुके हैं, यानी कि वो क्या हो चुके हैं, तो सेपरेट हो चुके हैं। तो उस तरीके से हम जो है वो कल्चरल सेपरेटिस्ट का भी मतलब समझ सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम में हमारे पास है इंटरनेशनलिस्ट, ग्लोबलिस्ट या फिर कॉस्मोपॉलिटन। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है जो मतलब कि जिसका जो मतलब कि माइंड सेट है या फिर जिसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ब्रॉड है, यानी कि वो सारे धर्म जातियों को या फिर सारे कल्चर्स को, लैंग्वेज को एक साथ लेकर चलता है। यानी कि जहाँ पर सारी लैंग्वेजेस, सारे कल्चर्स, सारे धर्म जाति के लोग एक साथ मिक्स होकर रहते हैं, तो ऐसी थिंकिंग को, ऐसी आइडियोलॉजी को हम इंटरनेशनलिस्ट कह सकते हैं, ग्लोबलिस्ट कह सकते हैं या फिर स्पेशली कॉस्मोपॉलिटन तो कहा ही जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है।
अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द एथनो नेशनलिस्ट आर्ग्यू दैट द कंट्रीज पॉलिसी शुड प्रायोरिटाइज वन कल्चरल ग्रुप। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक एथनो नेशनलिस्ट व्यक्ति का क्या कहना था, वो इस चीज़ पे आर्ग्यू कर रहा था कि कंट्री की जो सारी पॉलिसी है वो सिर्फ एक ही कल्चरल ग्रुप के लिए प्रायोरिटाइज की जानी चाहिए, यानी कि बाकी लोगों को उस चीज़ का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो इस तरीके से आपको समझना है कि एथनो नेशनलिस्ट यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्रीएम्प्टिव। दोस्तों प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है पूर्व निवारक या फिर पहले से किया गया। यानी कि प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है ऐसा एक्शन जो किसी प्रॉब्लम या फिर अटैक के होने से पहले ही ले लिया जाता है ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। मतलब पहले से ही किसी स्टेप ले लेना, बिफोर समथिंग बैड हैपन्स। इसमें प्रिवेंट करने के लिए पहले एक्शन लेने का आइडिया होता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है प्रॉब्लम से पहले ही एक्शन ले लेना। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं डॉक्टर्स गेव अ प्री एम्प्टिव ट्रीटमेंट। मतलब कि डिसीज बढ़ने से पहले ही डॉक्टर ने क्या किया, तो ट्रीटमेंट दे दिया। यानी कि कोई चीज़ होने से पहले ही मतलब कि यहाँ पर एक्शन ले लिया गया था। यानी कि हम कह सकते हैं द कंपनी मेड अ प्री एम्प्टिव अनाउंसमेंट। मतलब कि किसी रूमर से पहले ही कंपनी ने क्या की, तो इन्फॉर्मेशन दे दी ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना फैले। यानी कि सिंपल वर्ड्स में प्री एम्प्टिव का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम या फिर सिचुएशन के होने से पहले ही एक्शन ले लेना, तो उसे हम कहेंगे प्री एम्प्टिव। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है प्रिवेंटिव, प्रिकॉशनरी या फिर प्रोएक्टिव। दोस्तों प्रिवेंटिव का तो मतलब होता है निवारक, ओके, यानी कि किसी चीज़ को हम बचाने के लिए जब पहले से कुछ करके रखते हैं तो वो प्रिवेंटिव हो जाता है। प्रिकॉशनरी का भी कुछ सेम ऐसा ही मतलब है कि जैसे हम पहले ही मतलब कि किसी चीज़ को होने से पहले कुछ मतलब कि बुरा होने से पहले जब हम पहले ही उस चीज़ का मतलब कि सुरक्षितता को हम जो है वो मतलब कि जांच लेते हैं या फिर अपने हिसाब से जो है वो मतलब कि उस चीज़ गलत चीज़ होने से पहले हम कुछ कर लेते हैं, प्रिकॉशन ले लेते हैं अपनी तरफ से, तो उसे प्रिकॉशनरी कह सकते हैं। प्रोएक्टिव का मतलब होता है सक्रिय बेसिकली। एंटोनी में हमारे पास है रिएक्टिव, डिलेड या फिर रिस्पॉन्सिव। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है जो चीज़ें मतलब कि ग्रसित करने वाली होती है, देर करने वाली होती है या फिर बैड इंप्रेशन लाने वाली होती है, बैड रिजल्ट लाने वाली होती है, तो उसे हम कह सकते हैं रिएक्टिव, डिलेड या फिर रिस्पॉन्सिव। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द कंपनी टुक प्रिएम्प्टिव मेजर्स टू अवॉइड पोटेंशियल लॉसेस। तो यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि कंपनी ने जो है वो मतलब कि किसी भी तरीके का नुकसान होने से पहले ही मतलब कि उन्होंने क्या किया कि प्रिएम्प्टिव मेजर्स ले लिए। यानी कि उन्होंने जो है वो पहले से ही अपनी सारी तैयारियां कर ली थी, पहले से ही जो है वो सारी चीज़ें उन्होंने मैनेज कर ली थी ताकि बाद में उन्हें किसी भी तरीके का नुकसान फेस ना करना पड़े। तो इस तरीके से आपको समझना है कि प्रिएम्प्टिव यानी क्या होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इग्नोरमस। दोस्तों इग्नोरमस का मतलब होता है अज्ञानी व्यक्ति या फिर मूर्ख। यानी कि इग्नोरमस का मतलब होता है ऐसा इंसान जो किसी टॉपिक के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज ना रखता हो, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश भी नहीं करता एटलीस्ट। ये जो वर्ड है वो थोड़ा इंसर्टिंग भी हो सकता है क्योंकि इसमें आइडिया होता है कि कोई पर्सन है जो इग्नोरेंट है या फिर उसे बेसिक नॉलेज भी नहीं है, यानी कि वो बेसिक नॉलेज भी नहीं रखता है किसी चीज़ के बारे में। यानी कि सिंपल वर्ड्स में इग्नोरमस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट या फिर नॉलेज ना रखने वाला पर्सन। या फिर उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं डोंट एक्ट लाइक एन इग्नोरमस। मतलब कि ऐसा बिहेव मत करो कि जैसे तुम्हें बेसिक चीज़ें भी पता नहीं है। या फिर हम कह सकते हैं पीपल मॉक्ड हिम एज एन इग्नोरमस। मतलब कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि उसे जो है वो मतलब कि बेसिक नॉलेज भी नहीं थी किसी टॉपिक के बारे में। यानी कि सिंपल वर्ड्स में इग्नोरमस का मतलब होता है ऐसा इंसान जिसे नॉलेज ना हो और जो इग्नोरेंट लगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, इग्नोरमस कहेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है फूल, सिंपलटन या फिर ड्यून्स। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो मूर्ख है या फिर बेवकूफ़ है या फिर जो मतलब कि अज्ञानी व्यक्ति है जिसे किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, तो उसे हम फूल कह सकते हैं, सिंपलटन कह सकते हैं, फिर ड्यून्स भी कह सकते हैं। एंटोनी में हमारे पास है स्कॉलर, इंटेलेक्चुअल या फिर एक्सपर्ट। स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है जो मतलब कि बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, पढ़ा लिखा है, तो उसे हम इंटेलेक्चुअल कह सकते हैं। एक्सपर्ट का मतलब है जो विशेषज्ञ है बेसिकली किसी चीज़ में, पारखी है, तो उसे हम एक्सपर्ट कह सकते हैं। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है ही फेल्ट एम्बेरस व्हेन समवन कॉल्ड हिम एन इग्नोरमस फॉर नॉट नोइंग द आंसर।
यानी कि उसे जो है वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई जब उसे उसे जो है वो किसी ने जो है वो इग्नोरमस कहा, यानी कि एक अज्ञानी व्यक्ति या फिर मूर्ख व्यक्ति कहा, क्योंकि उसे जो है वो मतलब कि किसी सवाल का जवाब पता नहीं था। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि इग्नोरमस यानी क्या होता है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्मिज। दोस्तों स्मिज का मतलब होता है थोड़ा सा, बहुत ही कम मात्रा, यानी कि इस वर्ड में जो है वो थोड़ा वाला सेंस होता है। यानी कि स्मिज का मतलब होता है बहुत ही छोटा अमाउंट या फिर थोड़ा सा हिस्सा। ये जो वर्ड है वो कैजुअल कॉन्वर्जेशन में यूज होता है जब कोई चीज़ बहुत ही मतलब कि थोड़ी क्वांटिटी में हो, इतनी कम हो कि बस हम उसे थोड़ा सा कह सकते हैं। यानी कि स्मिज का मतलब होता है बहुत ही थोड़ा सा। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं एड अ स्मिच ऑफ सॉल्ट, मतलब कि तो बहुत ही थोड़ा सा नमक उसमें ऐड करो। या फिर हम कह सकते हैं आई एम अ स्मिच टायर्ड, मतलब कि मैं बस थोड़ा सा ही टायर्ड हूँ, थोड़ा सा ही थका हुआ हूँ। या फिर हम कहेंगे मूव द चेयर अ स्मिच टू द लेफ्ट, मतलब कि चेयर को बस थोड़ा सा ही लेफ्ट में शिफ्ट करो या फिर मूव करो। यानी कि सिंपल मीनिंग के लिए आपको ध्यान रखना है कि स्मिच का मतलब होता है बहुत ही छोटा अमाउंट या फिर थोड़ा सा हिस्सा। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है बिट, स्पेक या फिर ट्रेस। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है बहुत ही कम मात्रा, बहुत ही थोड़ी सी मात्रा, मतलब कि बहुत ही एकदम लिमिटेड मात्रा। तो उसे हम बिट कह सकते हैं, स्पेक कह सकते हैं, ट्रेस कह सकते हैं। एंटोनी में हमारे पास है हीप, मास या फिर एबंडेंस। होता है एक तरीके से ढेर होना। मास का मतलब बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी, और एबंडेंस का भी मतलब होता है किसी चीज़ की भरमार होना, कोई चीज़ जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होना। तो वो होता है हीप, मास या फिर एबंडेंस। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है एड अ स्मिच ऑफ सॉल्ट टू इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ द सूप, मतलब कि थोड़ा सा जो है वो नमक सूप में डालो ताकि उसका जो टेस्ट है वो इन्हांस हो सके, ताकि उसका टेस्ट इम्प्रूव हो सके, सुधर सके। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि स्मिच का मतलब क्या होता है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे आखिरी वर्ड की ओर और जानेंगे कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है अल्यूड। दोस्तों अल्यूड का मतलब होता है संकेत देना, यानी कि अल्यूड का मतलब होता है किसी चीज़ का सीधा नाम लिए बिना बस उसकी तरफ जो है वो इनडायरेक्टली इशारा कर देना। मतलब आप डायरेक्टली तो बात नहीं बोलते उस चीज़ के बारे में, बस हिंट देते हो कि ताकि सामने वाला समझ जाए। इस वर्ड में बेसिकली इनडायरेक्ट रेफरेंस देने का आइडिया होता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में अल्यूड का मतलब होता है सीधे बोले बिना किसी चीज़ की तरफ इनडायरेक्टली इशारा करना। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं ही अल्यूडेड टू अ प्रॉब्लम इन द मीटिंग, मतलब कि उसने प्रॉब्लम का डायरेक्टली नाम तो नहीं लिया, बस उसकी तरफ हिंट दे दिया। या फिर हम कह सकते हैं शी अल्यूडेड टू हर पास्ट मिस्टेक्स, यानी कि उसने अपनी गलतियों का इनडायरेक्टली मेंशन किया, यानी कि उसने अपनी गलतियों को क्या किया, तो इनडायरेक्टली सबके सामने लाया। या फिर हम कह सकते हैं द टीचर अल्यूडेड टू द एग्जाम इन द क्लास, मतलब कि टीचर ने जो है वो एग्जाम का डायरेक्ट अनाउंसमेंट तो नहीं किया, बस हिंट दे दिया कि एग्जाम शुरू होने वाले हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में अल्यूड का मतलब होता है डायरेक्टली बोले बिना किसी चीज़ का हिंट देना या फिर इनडायरेक्ट रेफरेंस देना, तो उसे हम कहेंगे अल्यूड। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम के बारे में, तो सिनोनिम में हमारे पास है रेफर, हिंट या फिर एम्प्लाई। दोस्तों रेफर का मतलब होता है एक तरीके से संदर्भ देना, किसी चीज़ के बारे में बताना। हिंट का तो मतलब आपको पता है संकेत देना, और इम्प्लाई का भी मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में संकेत देना, किसी चीज़ को सुनिश्चित करना, तो उसे हम जो है वो इम्प्लाई कह सकते हैं। वही एंटोनी में हमारे पास है स्टेट, डिक्लेयर या फिर स्पेसिफाई। दोस्तों इन तीनों का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ की बेसिकली घोषणा करना, हिंट ना देना बल्कि जो है वो किसी चीज़ को कन्फर्म कर देना, घोषणा कर देना, स्पेसिफाई कर देना, यानी कि उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। तो उस सेंस में हम जो है वो मतलब कि स्टेट, डिक्लेयर या फिर स्पेसिफाई का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है शी अल्यूडेड टू हर पास्ट एक्सपीरियंसेस विदाउट गिविंग मैनी डिटेल्स, यानी कि वो क्या कर रही थी, तो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में जो है वो संकेत दे रही थी, यानी कि हिंट के जरिए बता रही थी, और ज़्यादा डिटेल्स जो है वो शेयर नहीं कर रही थी, यानी कि सबको बिना पता चले जो है वो मतलब कि एक तरीके से हिंट मिल चुका था कि वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर रही है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि अल्यूड यानी क्या होता है और किस तरह हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें।
और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।